नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपके सामने व्याकरण का एक महत्वपूर्ण शीर्षक लेके आए हैं। यह है वाक के तत्व। ठीक है, वाक के तत्व ये हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण शीर्षक है। सबसे पहले देखते हैं कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज के दूसरों से जुड़ा रहता है। वह दूसरों से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। इसके लिए वह ध्वनियाँ निकालता है। इन्हीं ध्वनियों को सार्थक समूह, शब्द और वाक्य के रूप ले लेते हैं। वह प्रायः वाक्यों के रूप में अपनी बातों को कहता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं, उन्हें वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। उदाहरण जैसे पक्षी गीत गाते हैं, बसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ गया है। उपयुक्त वाक्य सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह है जिसके भाव विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। ठीक है, वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व वाक्य से भाव विचारों की भली भांति अभिव्यक्ति हो, उसके लिए वाक्य में निम्नलिखित तत्व होना चाहिए। कौन? सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, निकटता, पदकर्म और अन्वय। ये 6 तत्व वाक्य में होना चाहिए। तो देखते हैं कि वाक्य के तत्व वाक्य से भाव विचारों की भली भांति अभिव्यक्ति हो, इसके लिए वाक्य में निम्नलिखित तत्व होना चाहिए। सार्थकता। वाक्य की रचना सार्थक शब्द समूह द्वारा की जाती है ताकि वाक्य के उचित अर्थ को अभिव्यक्त हो सके। जैसे प्रातः होते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं, या प्रातः होते ही पक्षी चहचहाने लगते हैं। साल भर मेहनत करने के कारण ही वह कक्षा में प्रथम आया। कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयोग होकर अर्थ को बोध करने लगते हैं। जैसे सुमन उस भिखारी को कुछ खाना वाना दे देना। यहाँ खाना तो शब्द है, वाना क्या है? खाना वाना, तो वो खाना देने की बात को कहा गया है। ये गौरैया कब से बकझक किए जा रहे हैं। बकझक मतलब होता है ये एक गौरैया दूसरे से बात कर रहे हैं, उसे कहा गया बकझक। लेकिन वक का अर्थ है बकना, बोलना, झक यहाँ पर ऐसा ही शब्द आए हैं। अब देखते आकांक्षा। वाक्य के दूसरे शब्द, पहला शब्द सार्थक, दूसरा आकांक्षा। इस किसी वाक्य के एक पद को सुनकर अन्य आवश्यक पद को सुनने की या जानने की उत्कंठा प्रकट होती है, उसे आकांक्षा कहते हैं। या कह सकते हैं कि किसी वाक्य के एक पद को सुनकर अन्य आवश्यक पद को सुनने या जानने की जो जिज्ञासा प्रकट होती है, उसे आकांक्षा कहते हैं। जैसे मैदान में खेल रहे हैं, यह वाक्य सुनते ही हमारे मन में प्रश्न उठता है, मैदान में कौन खेल रहा है? हमें इसका उत्तर मिलता है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ लड़के शब्द जोड़ देने से वाक्य पूरा हो गया। इससे पहले वाक्य
को लड़के शब्द की आकांक्षा थी, जिससे जुड़ते ही यह आकांक्षा समाप्त हो गई। अब वाक्य तत्व के अंतर्गत तीसरा तत्व है योग्यता। पहला सार्थकता, दूसरा आकांक्षा, तीसरा योग्यता। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द या पद प्रसंगानुकूल अर्थ प्रदान करता है, इसे ही योग्यता कहते हैं। किसान कुदाल से खेत जोतता है। इस वाक्य में योग्यता का अभाव है, क्योंकि कुदाल से खेत जोता नहीं जाता है। कुदाल के स्थान पर हल का प्रयोग से वाक्य में वांछनीय योग्यता आ जाती है, तब वांछित योग्यता आ जाती है, तब वाक्य इस तरह किया जाएगा। किसान हल से खेत जोतता है। ठीक है। चौथा तत्व है निकटता। वाक्य के किसी शब्द को बोलते या लिखते समय अन्य शब्दों में परस्पर निकटता होना आवश्यक है। इसके अभाव में शब्दों की अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे गाय घास चर रही है। यहाँ गाय शब्द बोलकर रुक जाने से मन में जिज्ञासा उठती है कि गाय दूध देती है, या दुधारू पशु है, या कुछ और। इस प्रकार के घास कहने के बाद रुक जाने से जिज्ञासा प्रकट होती है और हमें अर्थ के अनुसार अर्थ के लिए अनुमान लगाना पड़ता है। अतः इस वाक्य को बिना रुके इस प्रकार लिख या बोल देना चाहिए, गाय घास चर रही है। ठीक है। पांचवा वाक्य तत्व पद कर्म। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों को एक निश्चित कर्म में रखा जाना, ताकि वांछित अर्थ भी की अभिव्यक्ति हो, उसे ही पदकर्म कहते हैं। पदों के इस कर्म को बदल देने पर अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। तो पदकर्म वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे पटरी रेलगाड़ी पर चलती है। ठीक है। पटरी रेलगाड़ी पर दौड़ती है छात्रों को रहे पढ़ा अध्यापक। है छात्रों को रहे पढ़ा अध्यापक। इसमें पदकर्म की दृष्टि से वाक्य उचित नहीं है। उचित पदकर्म में रखने पर इस तरह लिखा जाएगा, रेलगाड़ी पटरी पर दौड़ती है, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं। वाक्य के छठा तत्व है अन्वय। वाक्य अनेक शब्दों पदों का व्यवस्थित मेल होता है। यही व्यवस्थित रूप अन्वय कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के साथ यथोचित सामंजस्य होना चाहिए। इसके अभाव में वाक्य न व्याकरण दृष्टि से सही होते हैं, न वांछित अर्थ से अभिव्यक्त कर पाते हैं। जैसे धोबी कपड़े धोते हैं, छात्राएं सुंदर चित्र बनाते हैं, मजदूर ने सवेरे सवेरे काम पर चले जाते हैं। उचित अन्वय के साथ लिखने पर होगा धोती कपड़े धोती है की जगह पर होगा धोबी कपड़े धोती हैं। छात्राएं सुंदर चित्र बनाते हैं, यहाँ पे होगा छात्राएं सुंदर चित्र बनाती हैं। मजदूर ने सवेरे सवेरे काम पर जाते हैं के जगह स्थान पे होगा मजदूर
सवेरे सवेरे काम पर जाते हैं। ठीक है, तो मजदूर ने सवेरे सवेरे काम पे जाते हैं, यहाँ पे होगा मजदूर सवेरे सवेरे काम पे जाते हैं। तो ये हुआ अन्वय या वाक्य का एक तत्व है। वाक्य अनेक शब्दों या पदों से व्यवस्थित मेल होता हुई व्यवस्थित रूप अन्वय कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों का लिंग, वचन, कर्म, काल, पुरुष आदि के यथोचित सामंजस्य होना चाहिए। इसके अभाव में वाक्य न व्याकरण दृष्टि से सही होगा, न ही वांछित अर्थ अभिव्यक्त कर पाते हैं। ठीक है, इसमें देखें वाक्य तत्व। अब इसके नीचे है कि वाक्य भेद। वाक्यों को वर्गीकरण मुख्य रूप से दो आधार पर किया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य में कोई सूचना दी जाती है, नकारात्मक भाव या नकारात्मक भाव हो, प्रश्न पूछा जा रहा हो या विस्मय प्रकट हो रहा हो, काम करने की आदेश दिया जा रहा हो, इच्छा प्रकट की जा रही है, इसे ही अर्थ कहा जाता है। इस आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, नकारात्मक वाचक वाक्य, नकारात्मक या निषेध वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मय वाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य जिस वाक्य में क्रिया होने या करने की सूचना मिलती हो या इस प्रकार के समन्वय कथन हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। इसमें विधानवाचक वाक्य में पक्षी घोंसले उड़ रहे हैं, कविता ने पाठ याद कर लिया, इस प्रकार होता है। निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य जिस क्रिया से क्रिया के न होने या किए जाने की भाव प्रकट हो, उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे पक्षी घोंसले से नहीं उड़ रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ऐसी धूप के बाहर कौन खड़ा है। इसके पहचानने का तरीका है क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, किस लिए, किसका आदि प्रश्न और शब्द देखकर या वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह देखकर भी प्रश्नवाचक वाक्य को पहचाना जा सकता है। और है आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या सूचक वाक्य। तो इसमें है कि जिन वाक्यों की आज्ञा अनुमति लेने देने का भाव प्रकट हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी है। जैसे विद्यालय के पेज पे मत लिखो, किस लिए, अब किसलय, अब पढ़ने बैठ जाओ, अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में वक्ता का इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि के भाव का प्रकट हो, उसे इच्छावाचक भाव कहते हैं। जैसे मित्र जन्मदिन पर ढेर सारी बधाइयाँ, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, हमने चाहा था कि हम साथ साथ रहें, काश इस समय सुमन साथ होती, मैं चाहता हूँ कि सभी स्वस्थ हो, इस प्रकार के वाक्य। विस्मय वाचक वाक्य जिस विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, जिस वाक्य से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, प्रसन्नता, शोक, दुख, भय आदि भावों की अभिव्यक्ति हो, उसे विस्मय वाचक वाक्य कहते हैं। इसमें वाक्य में अहो, हाय, छी, अरे देकर वाक्य को पहचाना जा सकता है। ऐसे शब्दों में अंत में ऐसे शब्दों के वाक्य के अंत में लगा विस्मय चिन्ह को देखकर पहचाना जा सकता है। जैसे अरे कितना विशाल मैदान है, ओह तुम आ गए, आह कितना सुंदर फूल देखकर मन प्रसन्न हो उठा, सावधान ट्रक आ रहा है, छी नाले के पास बड़ी बदबू थी।
अब देखेंगे संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया पूर्ण होने में संदेह होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य की पहचान। वाक्य के अंत में होगी, होगी, होगा, होंगे देखकर, शायद, संभवतः जैसे शब्द देखकर की जा सकती है। जैसे अब तक फसल कट चुकी होगी, रमा खाना खा चुकी होगी, रमा खाना पका चुकी होगी, दीपक बुझ गया होगा, संभवतः विजय विद्यालय से घर आ गया होगा, अब शायद बारिश बंद हो जाएगी। 8वां और आखिरी भेद है संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों का काम पूरा होने के लिए शर्त सी लगी रहती है। संकेतवाचक वाक्य की पहचान यदि, अगर जैसे शब्दों को देखकर किया जा सकता है। जैसे यदि वर्षा रुकती तो मैं घर जाता, अगर जल्दी आते तो टिकट मिल जाता, यदि डॉक्टर समय पर आ जाते तो मरीज की जान बच सकती थी या बच जाती। यदि डॉक्टर समय पे आते तो मरीज की जान बच जाती, यदि सिंचाई की गई होती तो फसल ना सूखते, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ठीक है, इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें वाक्य तत्व देखें और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद देखें।